हेलो एवरीवन। आज हम अपने स्टैटिक्स में सहसंबंध के बारे में बात करते हैं, कोरिलेशन। सबसे पहली चीज़ है कि सहसंबंध कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन जब हम दो हमारे पास चर दे रखे हो, जैसे कि सवाल में आपके दे रखे हैं एक्स और वाई चर, एक्स और वाई चर के बीच में जो संबंध होता है, जैसे कि एक आपका हो गया धनात्मक सहसंबंध और एक हो गया ऋणात्मक सहसंबंध। जब भी कोई दो चरों के बीच में जो आपका सहसंबंध है तो यही आपका क्या कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा कि जब आपका तापमान बढ़ रहा है, तो आपकी क्या होती है, आइसक्रीम की मांग भी बढ़ रही है। ठीक है, आपके आइसक्रीम की मांग भी बढ़ रही है। तो मतलब कि जैसे किसी चीज़ में आपकी जब वृद्धि हो रही है तो दूसरी चीज़ में भी आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपके तापमान में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आइसक्रीम की मांग में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार से अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ की भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब दोनों चीज़ें बराबर में चल रही है। अगर बढ़ रही है तो दोनों बढ़ रही है, अगर घट रही है तो दोनों घट रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब किसी एक चीज़ के अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी चीज़ में जो कमी हो रही है, तो ये हमारा ऋणात्मक। मतलब कि मान लीजिए आपकी एक सेब की जो कीमत है, सेब की कीमत है वो बढ़ रही है। ठीक है, आपकी एप्पल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध। मतलब ये है आपका धनात्मक और ये है आपका ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे कि हम कुछ इस चित्र में हम कुछ सहसंबंध की बात करते हैं कि आप इसमें देखिए कि इसमें आपको 5 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक तरफ आपको दिखाया गया धनात्मक सहसंबंध, ठीक है, और दूसरी तरफ ऋणात्मक सहसंबंध। फिर आपकी सिर्फ एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, और एक लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, इसी प्रकार से जो बिंदुओं का इसमें बिखराव दिख रहा है आपको, ये बिंदुओं का बिखराव क्या दिख रहा है, सहसंबंध के अभाव को बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कई बार क्वेश्चन बन जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में। हमारे पास में इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है या निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध का अभाव है। तो हमें उसमें इन चित्रों को देखते हुए राइट आंसर लगाना होता है। तो सहसंबंध पहली चीज़, 2 प्रकार के, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। अब हम सहसंबंध का एक सवाल लेते हैं कि जैसे कि आपका मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे सहसंबंध का एक सवाल लिख रखा है, एक्स और वाई चर। ठीक है, सहसंबंध में इस प्रकार से आपकी 2 श्रेणियां दी हुई होती है, 2 चर दिए हुए होते हैं, एक्स और वाई। अब सबसे पहले हमें इनकी क्या करनी है, रैंकिंग। ये किसके द्वारा दिया गया सहसंबंध है, जो आपकी 12th की किताब में दे रखा है, ये स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध है। कौन सा है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया ये स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध। जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। तो इसमें जो रैंक है, रैंक क्या होता है, जैसे कि हमारी क्लासेस में भी रैंक लगते हैं कि किसी बच्चे के जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसको फर्स्ट रैंक मिलता है, जिसके कम नंबर होते हैं उसको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर लास्ट 10 रैंक। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्लास में 10 रैंक लगते हैं। मेरे यहाँ पे जैसे एक्स और वाई चर में 10 नंबर्स दे रखे हैं। इस 10 नंबर्स में मैं इनको क्या दूंगी, रैंकिंग दूंगी। ठीक है, स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध है, रैंक को रिलेशन है। तो सबसे पहले जैसे हम एक्स को हम क्या करते हैं, इसमें रैंकिंग देते हैं, x1। तो x जो हमारी संख्याएं दे रखी है, ये टोटल संख्याएं आपकी कितनी है, 10 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपकी संख्याएं हैं।
अब इसमें हमें सबसे पहले x संख्या को जो हम रैंक देंगे तो सबसे बड़ा आपकी कौन सी संख्या दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप इन सभी संख्याओं में देखोगे सबसे बड़ी कौन सी है, 82, 82 है। तो 82 के आगे हम लिख देंगे 1, ठीक है। 82 के आगे हम लिख देंगे 1, क्यों, क्योंकि इसको हम दे रहे हैं फर्स्ट रैंक। दूसरे नंबर पर हम इसमें देखेंगे बड़ी संख्या जो है वो दूसरे नंबर पे कौन सी है, 70, तो इसको हम दे देंगे सेकंड रैंक, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पर हम इस सब में देखेंगे हमारी संख्या है 64, इसको हम दे देंगे थर्ड रैंक। चौथे नंबर पर हम देखेंगे हमारी बड़ी संख्या है 44, इसको हम दे देंगे फोर्थ रैंक। पांचवें नंबर पर हमारी जो संख्या है वो है 34, इसको हम दे देंगे फिफ्थ रैंक। छठे नंबर पे जो हमारी संख्या है वो है 25। सातवें नंबर पर है 18, आठवें नंबर पे है 15, नौवें नंबर पर है 10 और 10वें नंबर पर है 9। मतलब मैंने अपनी जो x चर है उस x चर में जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा है उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 रैंक दे दिए, ठीक है। ये x चर को दिए हैं जिसको मैंने x1 नाम दिया है। अब मैं अपने y चर को लूँगी और y चर की रैंकिंग दूंगी, तो यहाँ पर मैं लूँगी y1, ठीक है। यहाँ मैं लूँगी y1 के अंदर मैं y चर को लेते हुए अपनी रैंकिंग दूंगी। अब थोड़ा y चर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ रैंकिंग या कुछ जो संख्या है वो रिपीट है। इसके y चर में अब जैसे हम पहला रैंक देंगे यहाँ पर 50 को, पहला रैंक देंगे 50 को, दूसरा रैंक हम देंगे 43 को, तीसरा रैंक हम देंगे 39 को, ठीक है। और अब हम अपना चौथा रैंक, अब हमारा चौथा रैंक किसको देंगे। अब आप देखो चौथे नंबर पे जो आपकी संख्या है वो 21 आ रही है, जो आपकी 3 बार आ रही है। जैसे कि यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है, ठीक है। चौथे नंबर पे जो हम रैंक दे रहे हैं वो संख्या हमारी 3 बार आ रही है, तो वो जो संख्या आ रही है वो हमारी 3 बार आ रही है, तो एक हमारा चौथा रैंक हो जाएगा, एक पांचवा रैंक होगा और एक छठा रैंक होगा। 3 संख्याएं हैं, मतलब 21 जो है वो आपकी 3 बार आ रही है। चौथे मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कक्षा के 3 विद्यार्थी हैं जिनके 21 नंबर हैं, ठीक है। आपकी कक्षा के 3 विद्यार्थी हैं जिनके 21 नंबर है। अब तीनों के ही आपके क्या बन रहा है, चौथा रैंक बन रहा है, तीनों की चौथा रैंक बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम तीनों विद्यार्थी को एक ही रैंक देते हैं तो हम अगले के 5वें और छठे रैंक को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इन तीनों विद्यार्थी को जब हमें एक ही रैंक देना है, सेम रैंक देना है, तो उसके लिए हम चौथे रैंक, 5वें रैंक और छठे रैंक को, मतलब चौथा, 5वां और छठा, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। और इन तीनों को जोड़ने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो जैसे आपका 6, 5 और 4 इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 15, और 15 को हम जब 3 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से जो हमारा 21वां नंबर है, जहाँ जहाँ पर भी हमारे 21 वाली संख्या आ रही है उस जगह पर हम उस 21 को कौन सा रैंक देंगे, 5 रैंक देंगे। मतलब यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, यहाँ भी हम 5 लिखेंगे और यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम जो अपनी 21 रैंक है उसको 5 रैंक देंगे। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि हमने जो चौथा, 5वां और छठा 3 रैंक थे, 3 संख्या थी, तो हम इन तीनों को हम क्या कर देंगे, अब छोड़ देंगे। अब हम डायरेक्ट कौन सा रैंक लेंगे, 7वां रैंक लेंगे, क्योंकि चौथे नंबर पे भी 21 था, 5वें नंबर पे भी 21 था और छठे नंबर पे भी 21 था। इन तीनों को जोड़ के हमने 3 से भाग दे दिया, 5 निकल के आया, तो तीनों पे हमने 5वां रैंक लगा दिया। इसलिए इन तीनों को हम छोड़ के अब हम 7वें रैंक पे चलते हैं। 7वां रैंक जब हम देंगे तो हम देखेंगे कि 7वें नंबर पे जो यहाँ पर भी 20 आ रहा है और यहाँ पर भी 20 आ रहा है, मतलब हमारा 7वें रैंक पे 20 है प्लस हमारे 8वें रैंक पर भी 20 है।
मतलब 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके दोनों के 20 अंक है, तो दोनों को रैंकिंग भी सेम बनती है, ठीक है, दोनों की रैंकिंग सेम बनती है। तो हम 7 और 8 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 7 और 8 को जोड़ के इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं। वहाँ हमने 3 का भाग दिया था क्योंकि वहाँ 3 संख्याएं थी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई भी संख्या जितनी भी बार रिपीट हो रही है, जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 बार रिपीट हो रही है तो उसको 4 से भाग देना है। अगर कोई संख्या 5 बार रिपीट हो रही है तो उसको 5 से भाग देना है। मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उसको उतनी ही संख्या के नंबर से भाग देना होता है। जैसे कि हमारा 7 और 8 20 जो है हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 7वें रैंक पे हो रहा है एक तो वो, और 8वें रैंक पे हो रहा है, और 2 है इस वजह से हमने उसको 2 से भाग दिया है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा आएगा 15, और यहाँ पर इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, 7.5। हमारा क्या निकल के आएगा, 7.5 निकल के आएगा। तो हम 20 और 20 इन दोनों के आगे जो रैंक देंगे वो कितनी देंगे, यहाँ भी 7.5 देंगे और यहाँ पर भी 7.5 ही देंगे। मतलब हमारी जो दोनों संख्याओं के सामने रैंक आएगी वो 7.5 ही आएगी, ठीक है। आपके वैसे जनरली अभी 12th में जो आपका सवाल है वो बहुत सिंपल आता है, जैसा कि हमने एक्स चर का लिया है, ठीक है। आपके कैसा आता है, बहुत सिंपल आता है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 10 तक का आपको रैंक देना होता है। लेकिन मान लीजिए आपके अगर सवाल इस प्रकार से आ जाए, रिपीटेशन वाली संख्या आ जाए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको ये वाला सवाल समझा रही हूँ, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखेंगे 7वां और 8वां रैंक हमको छोड़ना है, क्योंकि 7 और 8 रैंक हम दे चुके हैं। अब हमें 9वां रैंक लगाना है। 9वां रैंक लगाने के लिए हम किस पे लगाएंगे, यहाँ पर 9वां रैंक 11 पे। यहाँ 9वां रैंक हम देंगे 11 को, और 10वां रैंक हम देंगे यहाँ पे 4 को, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 10 रैंक लग गए, एक्स चर के भी और वाई चर के भी, दोनों चर के हमारे क्या लग गए, पूरे 10 रैंक लग चुके हैं। अब आप इसमें अपन आगे क्या करेंगे, अब आगे हमें डी निकालना होता है। क्या निकालना है इसमें आगे, डी निकालना है। डी निकालने के लिए हमें x1 माइनस y1 इज इक्वल टू डी करना है, ठीक है। x1 माइनस y1 इज इक्वल टू डी करना है। अब हमारा जो x1 है इसमें से हम y1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे कि 10 में से 9 गए तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, जैसे 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 में से 2 गया तो आपके बचा 0। अब यहाँ पर देखो ये 3 तो प्लस का है और माइनस का 5 है, ठीक है। 3 प्लस का है और माइनस का 5 है, तो 3 में से 5 तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा आपका, मतलब 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा। लेकिन ये 2 हमारा किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है। 3 में से 5 गए तो 2 बचा, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का जो 5 है वो प्लस के 3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। अब इसमें आगे हम देखेंगे, इधर 8 है और इधर माइनस 7.5 है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.5, यहाँ पे 7 है या माइनस का 7.5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.5। क्यों, क्योंकि इसमें आपका माइनस का 7.5 प्लस के 7 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लगा है। आगे 6 में से 3 गए तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 4 में से 10 गए तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 10 प्लस के 4 से बड़ा है। 1 में से 5 गए तो माइनस का 4, और 9 में से 5 गए तो प्लस का 4,
ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपना क्या निकाल लिया, इसमें d निकाल लिया। ये क्या निकला है हमारा d। अब इसमें आगे हमको क्या करना है, अब हमें आगे d स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये हमारा d निकल गया। अब इसमें आगे हमको निकालना है d स्क्वायर। d स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सभी को पता है कि जो भी आपकी संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे डी स्क्वायर का मतलब है कि ये जो सारी संख्या है ये तो आपकी क्या है, डी है, और इनको स्क्वायर कर देंगे मतलब इस संख्या को इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकलेगा। जैसे 1 इंटू 1, 1 एकम 1, 4 इंटू 16, 4 चौक 16, 0 इंटू 0, 2 दूनी 4। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 माइनस का है, तो जब इस माइनस के 2 को हम माइनस के 2 से ही गुणा करते हैं, माइनस के 2 को जब हम माइनस के 2 से ही गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए जो मेरा ये 4 निकल के आया ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम संख्याओं को गुणा करते हैं तब हम वो चिन्ह लगाते हैं जो कि आपका क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो इस प्रकार से जब मैंने इन दोनों संख्याओं को गुणा किया है तो मेरे माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। ठीक है, तो जब -2 को -2 से मैं गुणा करूंगी तो मेरे प्लस के 4 निकल के आएंगे। अब 0.5 को जब मैं 0.5 से गुणा करूंगी तो यहाँ पर मेरा 0.25 निकल के आएगा, 0.25। ठीक है, अब इसी प्रकार के से -0.5 को गुणा -0.5 से ही करूंगी तो यहाँ पर मेरा प्लस का 0.25 ही आएगा। अब आगे 3 तिया 9, ठीक है, 6 छिंग 36, 4 चौक 16 और यहाँ पे भी 4 चौक 16। ठीक है, इस प्रकार से मेरा क्या निकल के आ गया, अब डी स्क्वायर निकल के आ गया, डी स्क्वायर निकल गया। अब जब मैं अपना सूत्र लूँगी तो उस सूत्र के अंदर मुझे क्या काम में लेना है, डी स्क्वायर काम में लेना है। तो उसके लिए मुझे इन सारे डी स्क्वायर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सूत्र लगाती हूँ मैं सबसे पहले कि जैसा कि आपका ये सूत्र है, इसमें ये आपका सहसंबंध का मूलाक्षर होता है। ठीक है, स्मॉल p करके आपके सहसंबंध का क्या होता है, मूलाक्षर है। इसका सूत्र जैसे मैंने इसमें लिया, P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारी संख्या रिपीट नहीं होती है, जैसे कि मेरी यहाँ पे 20, 20, 21, 21 संख्या जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर मेरी यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, ठीक है, तो हम ये वाला सूत्र लगाते। सिंपल सूत्र है आपका 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन n क्यूब माइनस n, तब तो हम ये वाला सूत्र लगाते। लेकिन जब हमारी संख्या रिपीट हो रही है तो हमें इस सूत्र के अंदर आगे और कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर आपका आएगा आगे प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m आगे वापस से 1/12 m क्यूब माइनस m। ठीक है, ये आएगा। अब आपको ये कैसे ध्यान में रखना है कि ये कितनी बार आएगा। ठीक है, मतलब आपकी संख्या, कोई संख्या जितनी बार भी आपकी संख्या की रिपीटेशन हो रही है उतनी बार ही आगे
+1/12 m क्यूब माइनस m क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जैसा कि मान लीजिए मेरे सबसे पहले इसमें 21 3 बार रिपीट हो रही है, तो 21 मेरी 3 बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने एक बार 1/12 m क्यूब माइनस m लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मेरी 20 रिपीट हो रही है, 2 बार 20 रिपीट हो रही है, तो मैंने वापस से +1/12 m क्यूब माइनस m लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए मेरी तीसरी बार फिर कोई संख्या रिपीट हो रही होती, तो मैं वापस से +1/12 m क्यूब माइनस m लगाती। मतलब कोई संख्या जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार ही आपका +1/12 m क्यूब माइनस m लगता जाएगा, ठीक है। मेरी 2 संख्याएं ऐसी है जो रिपीट हो रही है, एक 21 है और दूसरी 20 है। 2 संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैंने 2 बार +1/12 m क्यूब माइनस m को जोड़ा है। आगे हम इस सूत्र में अपनी जो ये सारी चीज़ें उसको पुटअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें लेना है d², क्या लेना है, सिग्मा d²। सिग्मा d² के लिए ये जितनी भी सारी संख्याएं इन सबको क्या होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। तो जैसे आपकी 1, 16, 4, 0.25, 0.25, 9, 36, 16, 16, इन सभी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 98.5, 98.5। और ये 98.5 आपका क्या है, सिग्मा d² है, ठीक है। ये 98.5 आपका सिग्मा d² है। अब हम अपने सूत्र को लेते हैं। सबसे पहले हम उसी प्रकार से 1 - 6 सिग्मा d² है, तो हम इसके अंदर 98.5 लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें +1/12। अब आपका देखिए जो m क्यूब है, m क्यूब क्या आएगा, आपकी जो संख्या, पहली जो संख्या है 21, वो 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जो आपकी पहली संख्या 21 वो 3 बार रिपीट हो रही है, तो जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है आपको यहाँ पर वो संख्या लिखनी होती है। जैसे कि 21 हमारी 3 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम 3 क्यूब माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 21 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। कई बार कई जने ये गलतियाँ कर देते हैं कि जो संख्या रिपीट हो रही है वो संख्या m मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है वो नंबर यहाँ पे आता है। जैसा कि 21 3 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम 3 क्यूब माइनस 3 लिखेंगे। आगे आपका वापस से +1/12। अब m क्यूब में क्या आएगा आपका, जो मेरी अगली संख्या थी 20, वो मेरी 2 बार रिपीट हो रही थी। जो अगली संख्या थी मेरी 20, वो कितनी बार रिपीट हो रही थी, 2 बार रिपीट हो रही थी। तो यहाँ पर जो है मेरा 2 क्यूब माइनस 2 आएगा, ठीक है। 2 क्यूब माइनस 2 आएगा। अब आपको क्या लेना है, n क्यूब माइनस n लेना है। मैंने आपको अपने बहुलक, मध्यिका, समांतर माध्य जब मैंने करवाया है, तब मैंने आपको बताया है कि जो n होती है वो व्यक्तिगत श्रेणी में जो आपकी n होती है वो क्या होती है, उन संख्याओं की संख्या होती है कि वो कितनी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा n है वो इन संख्याओं की संख्या होंगी। ये सारी संख्याएं कितनी दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या। मतलब x और y चर जो है उनमें मेरी कितनी संख्याएं दे रखी है, टोटल 10 संख्याएं दे रखी है। तो जो मेरा n क्यूब है वो कितना होगा, यहाँ पर 10 क्यूब माइनस 10, ठीक है। 10 क्यूब माइनस 10, ये मेरी n होगी। अब मैं इस सारी संख्याओं को मैंने अपने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। अब मैं इसे सॉल्यूशन करूँगी उसी बोधमास नियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले =1 माइनस, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने इस 6 को 98.5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। 98.5 से जब मैंने इसको गुणा किया तो मेरा यहाँ पे निकल के आया 591, ठीक है। जब 98.5 को मैंने 6 से गुणा किया तो मेरा यहाँ निकल के आया 591। यहाँ पर आपका इन दोनों को गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्रैकेट में है ये संख्या,
ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर वाली संख्या से वो क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है, आगे इसमें प्लस है, प्लस 1/12। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे। 3 क्यूब का मतलब क्या होगा कि जो 3 है आपका वो 3 बार गुणा हुआ है, 3 × 3 × 3। 3 क्यूब का मतलब क्या है, 3 जो है आपका 3 बार गुणा हुआ है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पर 27 माइनस आगे क्या लिखा है इसमें 3। तो जब 27 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आएगा, 24। ठीक है, 27 में से जब हमने 3 को माइनस किया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 24 आएगा। अब आगे चलते हैं हम, प्लस 1/12। अब आपका क्या दे रखा है, 2 क्यूब दे रखा है। 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 जो है वो 3 बार गुणा होगी, जैसे 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर तो 8 हो गया आपका, आगे -2 है, तो जब 8 में से हम -2 करेंगे तो यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 6। तो इस प्रकार से हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब आगे ऑब्लिक, इसी प्रकार से 10 क्यूब है तो 10 × 10 × 10, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000। ठीक है, 10 × 10 × 10 1000। अब 1000 में जब हम 10 को माइनस करेंगे, आगे वाले 10 को 1000 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 990। कितना आ जाएगा हमारा, 990। ठीक है, अब हम इस सवाल को आगे करते हैं वापस से। = 1 - 591 प्लस, अब इसको आप देखिएगा, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट आपका खुलेगा तो खुलने का मतलब है कि इस जगह आपका क्या है, गुणा है। ठीक है, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस जगह आपका क्या है, गुणा है, इनटू का साइन है। जैसे हमने इस ब्रैकेट को खोला था, इस ब्रैकेट को खोला था तो इसको इससे क्या करा था, गुणा किया था। इसी प्रकार से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर आपका क्या है, गुणा है। ठीक है, तो 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा, और उस 24 में जब हम 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। समझ में आ रही है आपको चीज़, कि जैसे 24 × 1 24, और यहाँ 24 आ जाएगा तो 24 में 12 को भाग देंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसमें करेंगे प्लस वापस से। अब इसको देखिए आप, आगे हम देखते हैं इसमें 6 × 1, तो 6 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 6/12 आएगा। इस प्रकार से 6/12 आएगा। ठीक है, अब हमें इस 6/12 में क्या करना है, भाग देना है। क्यों, 6 तो ऊपर है और 12 नीचे है। ठीक है, 6 ऊपर है 12 नीचे है, तो हम कैसे भाग देंगे। अब देखो 6 में जब हम 12 का भाग देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि 6 में 12 का भाग नहीं जाएगा, 6 में 12 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम उसमें पॉइंट लेंगे, और यहाँ पॉइंट लेके यहाँ पर हम इधर 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब हमारा 12 का भाग चला जाएगा, 12 × 5 = 60। ठीक है, 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। तो आपका इस वाले एरिया को सॉल्व करने पर कितना आया, 0.5। समझ में आ रही है जी। उधर तो हमने क्या किया था, उधर तो आपका 24/12 था, इसलिए 24 में 12 का भाग सीधा सीधा 2 बार चला गया, 12 दूनी 24। लेकिन यहाँ पर ऊपर 6 है, नीचे 12 है, इसलिए 6 में जब 12 का भाग देंगे तो हमें उस प्रकार से करना होगा, क्योंकि 6 में 12 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आ गया 0.5। अब हम यहाँ पर इसको 990 लिख देंगे। ठीक, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे वापस से। जैसे = 1 - 591 + 2
प्लस 0.5, तो आपका कितना आएगा? जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 593.5, और 593.5 में जब हम 990 का भाग देंगे, ठीक है, 593.5 में हम क्या देंगे? 990 का भाग देंगे। अब उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने 6 में 12 का भाग दिया था। तो जब हम 593.5 में 990 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा, मैं सवाल को यहीं कर देती हूँ आगे, 1 माइनस कितना आ जाएगा? 0.599, मतलब 593.5 में जब हम 990 का भाग देंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा? 0.599। तो जब हम इस एक में 0.599 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 0.401, और ये किसका है? आपका प्लस का। किसका है? प्लस का। ये हमारा क्या होगा? सहसंबंध होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको भाग दिया, फिर एक में से उसको हमने माइनस किया तो हमारा प्लस का क्या निकल के आया? 0.401 निकल के आया। अब ये हमारा किस प्रकार का सहसंबंध है ये भी जानना ज़रूरी है। ये लास्ट लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लिखनी कि भाई ये निम्न सहसंबंध है, मध्यम सहसंबंध है या उच्च सहसंबंध है। ये हमारा है मध्यम धनात्मक सहसंबंध। क्या है हमारा ये? मध्यम धनात्मक सहसंबंध, मध्यम धनात्मक सहसंबंध। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमारा मध्यम धनात्मक सहसंबंध है? इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज़ इसमें कि जो आपके सहसंबंध लास्ट में निकल के आता है, जो भी सहसंबंध आपके लास्ट में निकल के आता है, वो आपका अगर जीरो वाला है, अगर लास्ट में आपके जीरो निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इस जीरो से लेकर आपका जीरो से लेके 0.25 तक आपका होता है निम्न सहसंबंध। 0.25 से लेकर आपका 0.75 तक का होता है आपका मध्यम सहसंबंध, और 0.75 से लेकर आपका 0.99 तक होता है आपका उच्च सहसंबंध। और अगर आपका सहसंबंध का मान 1 निकल के आ रहा है लास्ट में तो ये आपका होता है पूर्ण सहसंबंध। ठीक है, ये आपको जो एक सारणी है ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपका लास्ट में जो मान है वो, जैसे मेरा यहाँ पे कितना निकल के आया 0.40, तो मेरा 0.40 किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है, तो ये कैसा है? मध्यम सहसंबंध है। तो 0 से 0.25 है तो निम्न, 0.25 से 0.75 के बीच में मध्यम, 0.75 से 0.99 के बीच में है तो उच्च सहसंबंध, और अगर सहसंबंध का मान 1 आ रहा है तो ये है आपका पूर्ण सहसंबंध। ठीक है, अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक कैसा होता है? अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे लास्ट में धनात्मक निकल के आ रहा है सहसंबंध, मतलब प्लस का साइन है, तो वो कैसा सहसंबंध हो जाएगा? धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पे लास्ट में आपके माइनस का साइन आ रहा है तो वो कैसा सहसंबंध हो जाएगा? आपका ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 1 माइनस 1.599 होता, मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस 1.599 होता, तो आप इसमें देखिए कि एक जो प्लस का है इससे 1.599 माइनस का क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका निकल के आता, यहाँ पर जो 1.599 आपका में से 1 माइनस करते तो जो आपका निकल के आती वो संख्या किसकी होती? माइनस की। क्या निकल के आती? -0.599, -0.599।
तो आपकी कौन सी संख्या निकल के आती, माइनस की संख्या निकल के आती, तो आपका वो सहसंबंध कैसा होता, ऋणात्मक होता। मतलब जब लास्ट में आपके 1 माइनस 1.599 करते तो आपका माइनस में आता, और जब माइनस में आ रहा है तो वो सहसंबंध कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब लास्ट में आपका सिंबल प्लस का आ रहा है तो वो धनात्मक सहसंबंध है, लास्ट में आपका सिंबल माइनस का आ रहा है तो वो ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक है, तो आज जो हमने बात करी है वो सहसंबंध के बारे में बात करी है, कोरिलेशन के बारे में, जिसके ऊपर आपके वाइवा में, ऑब्जेक्टिव में कई प्रकार के आपके कोरिलेशंस पे सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं आपके कोरिलेशंस पे। तो आपको कोरिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है, इसके सूत्र को बहुत अच्छे से देखना है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हम किस कोरिलेशन की बात करें, कि हमारा जो ये कोरिलेशन है ये स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध है। कौन सा है, स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध। इसमें जैसे कार्ल पियर्सन का भी आता है, स्पीयरमैन का भी आता है, तो ये वाला जो आपका सहसंबंध है ये रैंक कोरिलेशन है, कोटि सहसंबंध है, जिसको कि किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जो कोरिलेशन है कोटि अंतर्विधि कोरिलेशन वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो उसका आंसर होगा आपका स्पीयरमैन के द्वारा। अगर आपको इससे संबंधित और कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।